जहां आप बैठे हैं शायद आप खुश नहीं होंगे बैठ के। जब आप तुगलक को लेकर, औरंगजेब को लेकर, इन सारे मसलों जब आप घेरते हैं ना, फिर वो गोडसे को लेकर बड़ा चर्चित मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी। मतलब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। लामबंद नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ बोलते हैं 1 लाख फर्जी वोट है और उनको डेटा उनसे पूछो। एक मिनट, अगर लालू और आरजेडी अगर इतने लोग, योगी और मोदी में ज्यादा प्रभावशाली आज के समय में व्यक्तित्व किसका है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का फायदा नहीं मिला? विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो उनसे आप हलफनामा दायर करने के लिए कह रहे हो या माफी मांगने के लिए? ये प्रोसीजर है। सेम आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया। पूजा पाल ने भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उस बयान के मुश्किल से चंद घंटों के अंदर ही समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूजा पाल को फ्री कर दिया। क्यों? मतलब क्या देख, जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वोट बैंक आपकी तरफ ट्रांसफर क्यों? सपा तो यही आरोप लगाती है कि आप लोग लगातार हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। आप जब योगी सरकार 1 बना तो उसमें आप ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के तौर पर आपको जगह दी गई। उसके बाद धीरे धीरे एक पूरी लॉबी तैयार हुई कि योगी राज में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। योगी जी जब भी आजकल दिल्ली आते हैं ना, तो मीडिया से लेकर के पूरा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो जाता है कि क्या मतलब यूपी में सरकार बदल रही है, योगी जी तो आप मेयर बनते हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बनती हैं और आपके अंतिम समय तक अखिलेश यादव रहते हैं। कैसी बॉन्डिंग रही बतौर मेयर? 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए का भारतीय जनता पार्टी कैसे सामना करेगी? अटल जी और राजनाथ जी में लखनऊ का बेहतर सांसद कौन? अमित शाह जी को लोग सरदार पटेल से तुलना करते हैं, लौह पुरुष से। लगता है जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह का नाम है 6 तुगलक लेन, लेकिन जिनके आवास पर हम बैठे हैं उनका कहना है साहब ये तुगलक लेन नहीं, विवेकानंद मार्ग होना चाहिए। देश में और भी कई मुद्दे चल रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं का मुद्दा अपनी तरफ है तो विपक्षी पार्टी वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। इसके अलावा आजकल पुरुष समाज खतरे में है। जी हाँ, नीले ड्रम की कहानी तो आजकल शहर शहर गांव गांव चर्चा का विषय बन गई है। इन सारे मसलों का जवाब हमारे साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। उनसे बात करेंगे और तमाम वो किस्से भी जानेंगे कि आखिर अटल जी वाला युग कैसा था और नरेंद्र मोदी की भाजपा कैसी है, और जब अटल जी लखनऊ की सियासत में, लखनऊ की गलियों में जाते थे तब का लखनऊ कैसा था, और अब जब राजनाथ जी वहाँ से सांसद हैं तब का लखनऊ कैसा है। इन अटल जी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक की भाजपा का एक एक पन्ना देखने वाले, एक एक पन्ना पढ़ने वाले और कई पन्नों में अपनी कहानी के जरिए किरदार निभाने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा यूपी की सियासत के बड़े दिग्गज चेहरे हैं और साथ ही बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं। क्योंकि यूपी में अक्सर कई बार ये गाहे बगाहे आवाज़ उठने लगती है कि ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रख रही है। इन सारे मसलों का जवाब डॉक्टर दिनेश शर्मा से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। आभार आपका। पहला सवाल यही करते हैं, जहां आप बैठे हैं शायद आप खुश नहीं होंगे बैठ के। अब कोई भी राष्ट्रभक्त होगा जी, वो बाहर निकलेगा। इतिहास में उसने पढ़ा है, आक्रांता हिंदुस्तान में आया, मंदिरों को लूटा, तोड़ा, बर्बाद किया, पूरी दिल्ली को खाली करा लिया, 50 हजारों लोगों का कत्ल कर डाला, खजाना लूटा, मंदिर तोड़ा और फिर उसके नाम से सड़क। तो क्या आप खुश होंगे? हम खुश हैं? कोई खुश नहीं होगा। लेकिन खुश होना एक अलग चीज़ है। यहाँ पर अभी तक का जो व्यवस्थाएं रही हैं लोगों की, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत तमाम जगह के नाम रहे। मेरा आशय केवल धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अब्दुल कलाम के साहब के नाम पर जो औरंगजेब रोड का नाम रखा गया, ये देश की शान है अब्दुल कलाम साहब, और हर व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो मुसलमान ने प्रसन्न है। तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो आक्रांता जिन्होंने लूटा, नोचा, खसोटा, बर्बाद किया, उनके नाम पर संस्थान, उनके नाम पर पार्क, उनके नाम पर सड़क, उनके नाम पर चौराहा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं और
अपने विचारों को मैंने जीरो आवर में रखा है। अब आप कहते हो नाम मैंने परिवर्तन नहीं किया, मैं महापौर 11 साल रहा हूँ। नाम परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार को और म्यूनिसिपल जो मेयर होंगे एमडीएमसी को है, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन हम अपनी मनोभावना को व्यक्त कर सकते हैं एक नागरिक के नाते। विवेकानंद तो मार्ग मैंने दिया। नीचे तुगलक लेन लिखा हुआ है। यहाँ पे जब मैं आया तो तमाम बंगलों पर विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ था पहले से, और आप गूगल से सर्च करेंगे तो तुगलक लेन नहीं आता है। अगर मेरे घर के आना हो किसी को तो उस पर विवेकानंद मार्ग लिख कर आता है, मेरे से पहले आने से पहले। लेकिन अगर विवेकानंद मार्ग हो तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होगा, क्योंकि तुगलक लेन नाम है इसलिए मैंने उसको तुगलक लेन भी लिख रखा है। और विवेकानंद मार्ग क्योंकि अन्य जगहों पर लिखा था, और मैं लखनऊ था तब मैं यहाँ आया नहीं था, मुझसे यहाँ के कर्मचारी ने पूछा साहब नेम प्लेट में क्या लिखें, तो मैंने कहा जैसे आसपास लिखा हो वैसे लिख देना। तो आसपास उसने देखा और उसी तरह लिख दिया। जब मैं आया तब मैंने देखा कि तुगलक लेन और विवेकानंद मार्ग दोनों लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ आज की तिथि पर कि पूरे देश में एक समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा धर्म और जाति संप्रदाय के आधार पर नहीं, आक्रांताओं के आधार पर, जो अत्याचारी थे, दुराचारी थे, जिन्होंने पांडुलिपियों को जलाया, जिन्होंने शिखाओं को जलाया, जिन्होंने जनेऊ को जलाया, जिन्होंने माताओं और बहनों की इज्जतों को लूटा, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा, वो कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म थे, ये प्रश्न नहीं, वो आक्रांता थे। किसी भी देश में आक्रांता का स्तुतिगान नहीं हो सकता, चाहे जो देश हो। फिर हमारा ऐसा राष्ट्रवादी जो का तमाम ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने में, जिन्होंने मुगलों से लड़ने में, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। हमारे बहुत से धार्मिक गुरु हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, तमाम से वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जिनके अपने योगदान है, उनके नाम पर हो सकता है ना। तो हम आक्रांतों का स्मरण क्यों करें? लेकिन जब ये सारी बातें आती हैं तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि ये मुद्दे से भटका रहे हैं, और विपक्ष उस पर आरोप लगा देता है कि अगर भटका हुआ विपक्ष हो तो उसको सही राह पे नहीं लाया जाएगा। विपक्ष को सही राह पे ला सकते हैं। विपक्ष को सही राह पे आना ये जनता का काम है, और जनता ला रही है उनको। वो लगातार 3 बार हार की हैट्रिक के बाद आज भी उनमें तो हिम्मत की दाद देता हूं कि वो पराजय के बाद विजयी मुद्रा में आ जाते हैं और आचरण ऐसा करते हैं जैसे उन्हीं का शासन है। लेकिन जब आप तुगलक को लेकर, औरंगजेब को लेकर, इन सारे मसलों जब आप घेरते हैं ना, फिर वो गोडसे को लेकर देखो, हमारा तो अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्ला खां साहब, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, ऐसे सदपुरुष हैं जिनको हम लोग प्रणम्य भाव से करते हैं। हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं। रहीम और रश खान का देश है ये, उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस पे है? आक्रांता पे है, जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता को चोट पहुंचाया, उस पर है, इसलिए उस बात को बोलते हैं। आप राजनीतिज्ञ के साथ साथ बड़े शिक्षाविद भी हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दुनिया के कई सारे विश्वविद्यालयों में आपने व्याख्यान दिया है। सोशल मीडिया की आपको कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ। एक चीज़ औरंगजेब को लेकर बड़ा प्रचारित किया जाता है कि औरंगजेब एक दिन में एक पर्टिकुलर संख्या दे दी जाती है कि इतने किलो ब्राह्मणों के जनेऊ कटवाता था और जलवाता था। वो कहानी आपको पता है? क्या सच है? औरंगजेबी सोच का जवाब क्या समय नहीं है। अब जनेऊ इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं हो गई है कि उस प्रकार की विचारधारा अपना आधिपत्य करे। औरंगजेब नहीं है, लेकिन औरंगजेबी विचारधारा पनपने ना पाए, इसलिए उसका नाम जो है वो सही मायने में नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेज चले गए, लेकिन आज मैकाले की नीति लोगों पर प्रभाव डालती है। ये मनोवृत्ति का परिवर्तन होने के लिए जरूरी है कि जो शिक्षा हो उसमें एक भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, इनका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन जब आप और ये नई शिक्षा नीति में तो सरकार को बधाई दूंगा कि नई शिक्षा नीति के प्रयोजन में भारत की उन्नति का भाव छिपा हुआ है। बच्चे आज क्या है, आज बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद पता चला माता और पिता से अलग हो गए। अभी तो एक किस्सा में पढ़ रहा था कि माँ की मृत्यु हो गई, बड़ा बेटा उनके पैर का जो लगा हुआ कड़ा है चांदी का वो छिंदा है, राजस्थान की और बात है, वो उनके कान में लगी हुई अंगूठी को नोच रहा दूसरा बेटा।
कोटपुतली की बात है, आपने जो किस्सा ये सुना क्या है, माँ और पिता भगवान तुल्य है, कहाँ पराभव हो रहा है। शादी हो रही है, लोग तो बोलते थे कि 7 फेरे क्यों होते थे कि 7 जन्म तक पति और पत्नी साथ रहे। आज 7 दिन नहीं रह पाते। आज नीला ड्रम देख लो तो लड़का शादी करने से बिदक जाता है। क्यों हो रहा है ये? जिसमें पति परमेश्वर का स्थान दिया जाता था, वो पति बेचारा शादी करने से डरने लगा है। क्यों? वो पत्नी जिसको कहते थे कि द्रौपदी का अपमान हो गया तो महाभारत हो गई, सीता का अपमान हो गया तो पूरा राम और रावण का युद्ध हो गया, 1 लाख पूत 100 लाख नाती, जय के घर में दिया न बाती, रावण का वंश समाप्त हो गया। उसमें आज महिलाएं जलाई क्यों जा रही हैं? क्यों देश से ऐसे दानों आता है? भारत की संस्कृति और संस्कार ये नहीं थे। वजह क्या लगती है आपको? जब ये सारी पहले चीजें क्या हो रही होता हैं- था कि बाती बात में रामलीला का मंचन हो गया। राम जी का दर्शन दिखाते थे कि राम जी का जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों, वो पिता की आज्ञा को माना। उन्होंने भाई भरत ऐसा रहा जो उनकी खड़ाऊ लेकर चलता रहा, लक्ष्मण ऐसा रहा जो उनकी रक्षा करता रहा, पत्नी ऐसी रही कि पतिव्रता का, सीता जी का त्याग सबको याद रहा। जनता के प्रति जवाबदेही क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक जनता के कहने से सब कुछ परित्याग कर दिया। ये पढ़ाया जाता था, ये पढ़ाया न जाता, ये मंचन के द्वारा बच्चा बचपन में देखते देखते जान जाता। आज क्या है? सास भी कभी बहू थी, ये नाटक दिखाया जाता है। इसमें आप ही पार्टी की नहीं, कोई हो। आज क्या है कि वो सास बहू और कौन सा एक और नाटक आता सास है, बहू और साजिश। साजिश कि बहू साजिश कैसे सास के खिलाफ करे, सास कैसे बहू के खिलाफ करे। ये विकृतियां पैदा करने का। आप बोलते बोलते अपनी ही पार्टी की पूरी ना मैं कैंपेन इसमें पार्टी नहीं, मैं समय की, और मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि ये इस प्रकार की मनोवृत्ति नहीं आनी चाहिए। सर, आपने सदन में एक मुद्दा उठाया, उसमें उठाया आपने कि महिलाओं और पुरुष के लिए समान कानून बनना चाहिए। तो ये पूरा मसला क्या है? नहीं, देखो, मैं इस बात का बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि महिला का अपमान, महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिएगा। मैं साधुवाद देता हूँ भारत की सरकार को और प्रदेश की सरकार को कि महिलाओं के संरक्षण के लिए कठोरतम कानून बने हैं और उनका अनुपालन भी बड़े सतर्कता के साथ हो रहा है। ये बड़ी अच्छी पहल है और होना चाहिए, और जितना सख्त हो कानून उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन विगत में जब जो NCRB के मैं डेटा देख रहा था, और 2022 में जो भारत में आत्महत्या करने वाले थे, यानी स्त्री पुरुष में, तो 72% पुरुषों ने आत्महत्या करी है, और जिनमें 1,25,000 से अधिक पुरुषों ने आत्महत्या की है, और महिलाओं की भी आत्महत्या हुई। ऐसा नहीं, 47,000 के आसपास महिलाओं ने भी आत्महत्या की है। पुरुषों की संख्या ज्यादा है। क्यों? आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार सही में जो अगर है प्रकरण तो बहुत दंड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर ये शिकायतें मिली हैं कि पुरुष शादी भी, मैंने कह रहा था ना, जो 7 फेरे होते तो 7 जन्म का किस्सा होता था। ठीक बात। आज 7 दिन में क्यों टूट रहा है? 7 दिन में ही तलाक के बाद एक अर्जी कोर्ट में, थाने में रिपोर्ट, एलुमनी के कि लिए अलग से मांग भाई है। बाप, भाई चचेरा भाई, पति के साथ साथ पति की बहनें जो विवाहित हैं उनके पति, पूरा खानदान डाल दिया जाता है और सब चक्कर लगाते हैं। 10 साल तक का केस चलेगा, न पति का दूसरा विवाह हो सकता, न उसकी बहन का विवाह होगा, न उसके परिवार में कोई झांकना पसंद करता है, और ये जानते हुए कि निर्दोष है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? कानूनों का जो कड़ाई है उसमें हमने क्या एक पक्ष को सुना है, दूसरे को नहीं सुना, ये आवाज़ें उठने लगी हैं। नीला ड्रम देखते हैं तो पुरुषों में शहरन आ जाती है, पिकनिक स्पॉट जाते हैं तो उनके मन में आता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। ये आशंकाएं क्यों आ रही हैं? इसका कारण क्या रहा कि जो हम लोग पति पत्नी के संबंधों का, हम सीता और सावित्री के युग का जो किस्से कहानियाँ होते थे वो नहीं आती है। अब जो आधुनिक युग में जो विकृतियाँ होनी चाहिए थी, इस पवित्र संबंधों को अब तो क्या है, वो शादी.com पे कर लिया और पता चला फेसबुक में चैटिंग हो गई और विवाह हो गया। ना उन्होंने उनके बारे में जाना, ना इन्होंने उनके बारे में जाना। व्हाट्सएप पे तलाक हो गया। ये व्हाट्सएप पे तलाक भी हो गया और व्हाट्सएप पे केस भी दायर हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक जेंडर न्यूट्रल कोई कानून बने, जिसमें जो धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 है, जिसमें
जो प्रावधानों का दुरुपयोग की समस्या है उसका एक बार पूर्ण परीक्षण भी होना चाहिए। और इस प्रकार से कानून में कुछ संशोधन हो जिसमें अगर पुरुष ने कोई काम किया है, अत्याचार किया, तो वो दंड का पात्र बने। लेकिन अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत लिखाई गई है तो झूठी शिकायत लिखाने वाले और उसको प्रोत्साहित करने वाले सभी दंडित होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने 7 दिन में तलाक हो गया और 7 दिन के बाद मुकदमा हो गया और मुकदमे में पूरा घर सालों साल घूम रहा है। इस प्रकार की विकृतियों से बचने की जरूरत है। इसमें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्त्रियों का संरक्षण, और उसके बाद दूसरी संरक्षण होनी चाहिए कि पुरुष के घर में भी तो स्त्री है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसके और रिश्ते में भाभी हैं, तो उनके साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है क्या? इस विषय को भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की तमाम लोगों ने जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए जाने की अपेक्षा की है। मैं समझता हूँ इस पर ये विचार योग्य है और इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए और बैठ के इस प्रकार के संबंध को सुलह करना चाहिए। क्योंकि ये हिंदू धर्म में कैसे हो रहा, सनातन में कैसे हो रहा। पहले तो आप तलाशो कि हमारे ज़माने की कितनी मजबूत परंपराएं थी। 7 फेरा लिया तो 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये प्रवृत्ति थी। लेकिन उसमें क्या होता, शंकर पार्वती के किस्से होते थे, सीता जी और राम जी के किस्से होते थे, और ये प्रसंग आके पति पत्नी के प्रति पवित्रता का भाव जागृत होते थे। आज इसमें विकृति क्यों आ गई? क्योंकि आज हमने कानूनी शिकंजों में इसको एक वो जो मजबूत धागे थे वो धागों को हमने कमजोर कहीं ना कहीं कर दिया है। पारिवारिक कड़ी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है क्योंकि सिंगल फैमिली धीरे धीरे ज़्यादा उसका चलन बढ़ा है। कंबाइंड फैमिली आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रही, और वो आए पति ने पत्नी से बात नहीं की, पत्नी ने पत्नी से बात नहीं करी, माँ पिता वृद्धाश्रम में और बेटा और बहू उसी शहर में, ऐसे आवरण आते हैं। पहले तो पड़ोसी भी माँ कह के, मौसी कह के उनकी सेवा किया करते थे। ये गांव का जो आवरण था भारतीयता की प्रतिमूर्ति था, क्यों बदल गया वो? एक सवाल मेरे जहन में आता है जब आप इन सारे मसलों की चर्चा करते हैं। हमारे देश के 2 संत हैं, उन संतों ने कहा कि आजकल चरित्र जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया गया और कहा जाने लगा कि ये लोग कौन है महिलाओं को सर्टिफिकेट देने वाले। देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, और महिला की बहुत मर्यादा है। महिलाओं के बारे में मैं जब भी टिप्पणी करता हूं तो बड़ा संयमित भाव इसलिए रहता है, कभी वो माँ के तौर पे देखता हूं, कभी बहन के रूप में देखता हूं, वो सम्मानित महिला का भाव है। लेकिन संत का काम है राह दिखाना, और उन्होंने क्या कहा ये मैंने नहीं सुना। किसने कहा उसके समर्थन और विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक मर्यादा, एक सीमा पुरुष और महिलाओं दोनों की तय होती है भारत की संस्कृति और संस्कार में। उनका पालन पोषण, आज माँ बाप कह देते हैं क्या करें, बेटा नहीं माना, चला गया, विदेश में रह रहा है। आप जैसा भाव में उसको पढ़ाओगे, घर का वातावरण जैसा रखोगे, लंबा सा चाकू मंगा लिया, केक काट दिया, अलग अलग बांट के, अलग अलग छांट के, साथ मोमबत्ती जला के फूंक दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। न उसने पैर छुए, न जीवन में उज्ज्वला होना चाहिए, प्रज्वलन होना चाहिए, तो प्रकाश होना चाहिए, उसकी वजह अंधकार कर दिया। लड्डू बनाते थे ना हम लोग, अम्मा करती थी, अलग अलग बूंदी को एक में मिला लेते थे, फिर भगवान को चढ़ा के सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, वो होती थी। अलग अलग को एक में मिलाने के बाद था, वो भारत की संस्कृति थी। काटो, डांटो, बांटो, छाटो, अलग अलग करो, केक की। ये बांटने और डांटने की पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया ना, इसीलिए परिवार बट रहा है। राजनीति की तरफ रुख करते हैं। बड़ा चर्चित मुद्दा चल रहा है वोट चोरी। मतलब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। लामबंद नहीं हुआ है, ये हार की संभावनाओं में व्यथित है। व्यथित भाव का, हताश, निराश, अवसादग्रस्त विपक्ष दिशा विहीन हो गया है, उसको दिशा भ्रम है। वो झूठी अफवाह उसने आरक्षण और उसके संविधान को लेकर फैलाई, और लोकसभा में उसको कुछ लाभ मिल गया अफवाहों के द्वारा। बाद में जनता जान गई तो विधानसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में उनका सफाया हो गया।
उसके बाद इन लोगों ने एक और शगुफा छोड़ा CAA का, जनता को सड़क पर लाके अराजकता फैला देंगे। हार गए, फिर नहीं कुछ हुआ। फिर ये वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिनियम के खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे, हो जाएगा 370 धारा में देश का विभाजन होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, ये पाकिस्तान में चला जाएगा। अफवाह नहीं चला। और अब ये फिर चुनाव जब आता है, बिहार आ रहा है, जानते हैं ये कि हार जाएंगे। बिहार में लालू जी के और तेजस्वी जी के शासनकाल की बातें सबको याद हैं। अब वो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा था, तब इनको लगा कि हारेंगे तो हारने का पहले से बहाना चाहिए। ये चाहते हैं, ये एक तरफ विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि भारत में अराजकता फैले, क्योंकि भारत किसानों के बल पर समझौता नहीं कर सकता, कृषि पदार्थों के संदर्भ समझौता नहीं कर सकता, डेयरी प्रोडक्ट के संबंध में समझौता नहीं कर सकता, मत्स्य पालन के संबंध में समझौता नहीं कर सकता। भारत की अस्मिता, जहां भारत का हित का संरक्षण का भाव हो, देश का आज गौरवशाली प्रधानमंत्री उठ खड़ा होता, चाहे जितनी बड़ी कोई शक्ति हो। विदेशी शक्ति चाहती देश में अराजकता हो, और हमारे देश के आंतरिक लोग, जो तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग हैं, समूह बना के वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यहाँ अराजकता मचा के और यहाँ सत्ता का परिवर्तन करा। लेकिन गंभीर सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तमाम विधानसभा के महादेवन विधानसभा का जिक्र करते हैं, वहाँ बोलते हैं 1 लाख फर्जी वोट है और उनको डेटा जुटाने में एक मिनट, उनको डेटा जुटाने में 6 महीने का वक्त लगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर सामने आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, वोट चोरी हुआ है, और सिर्फ महादेवन कर्नाटक या यही नहीं हुआ है, वोट चोरी रायबरेली और वायनाड में भी हुआ है। यही आप सिंपल सी चीज समझो जी, SIR क्या है, वही तो विसंगति को ठीक करने का उपक्रम है। ये जो गलत सलत ये लोग चुनावी जो वो होते थे, अरे भाई मतदाता सूची किसने बनाई थी पहले? 2014 के पहले तो आप ही तैयार कराते थे ना। आपने नियम, चुनाव आयोग को अधिकार कौन से जाएंगे, आप ही ने तो तय किया था ना। इसके पहले 13 बार SIR को लागू करने का काम भी जब हुआ, जब कांग्रेस की या उनकी समर्थित सरकार रही। तो जब आप 13 बार कर चुके हो जो चीज को, तो 14वीं बार अगर इसमें चुनाव आयोग उसी प्रदत्त धाराओं में कर रहा है और अगर विसंगतियों को सही कर रहा है, तो आपको आपत्ति काहे को? रोहिंग्या आपत्ति क्यों है, मैं जान लो आप। बिल्कुल बताइए। ये रोहिंग्या के नाम न कट जाए, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो सीमांत बिहार में बसा लिया है, उनके कहीं नाम न कट जाए। जो मृतक लोगों का नाम लालू जी डाल के और जीवित लोगों से उनका वोट डलवा देते थे, कहीं ये मरे हुए लोगों का नाम न कट जाए। अगर वो डलवाते तो 15-20 सालों सत्ता से दूर नहीं रहते। अगर लालू और RJD अगर इतने लोगों का वोट डलवाती तो 2005 से एकदम ना, ये देखिए, जितने वोट वो पा रहे थे उतने वोट पाने के हकदार नहीं थे वो। मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। अब वो एक नया शगुफा उन्होंने बंगाल का निकाला है। बंगाल की विजय के पीछे वहाँ के रोहिंग्या, वहाँ के म्यांमार के आए हुए लोग, वहाँ के बांग्लादेश के आए हुए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाना, और उसके आधार पर चुनाव में कई कई क्षेत्रों को तो ऐसा बना लिया है कि वहाँ 90% से ऊपर एक ही समुदाय की पॉपुलेशन कर दी। लेकिन जब तो ये इसलिए है इनको घबराहट कि इनकी पोल खुल रही है। लेकिन जब सारे मसले ये आते हैं तो यही होता है कि BSF आपके हाथ में है, सेंटर के हाथ में आप है। देखो, ये चीज को आपको समझना होगा। 2009 में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में भी और प्रदेश में उनके समर्थक, ठीक है ना। भाजपा को वोट मिले थे 18.80। 2014 में कांग्रेस की सरकार और उनकी समर्थक सरकार, केंद्र और प्रदेश दोनों में, बीजेपी को वोट मिले 31.34। यानी कितने बढ़ गए? जब कांग्रेस की सरकार या उनके समर्थक सरकार रही तो बीजेपी का वोट कितना बढ़ा? 12% बढ़ गया, 12% वोट बढ़ गया। अब बीजेपी की सरकार 2019 में वोट मिला 37.69 और 2024 में 36.93, यानी 0.8% तो कम हो गया। बल्कि तो वोट कहाँ बढ़ाया, कहाँ जालसाजी की? अभी कहते थे कि EVM में जालसाजी है, जो वोट डालो बीजेपी का निकलता है। जब वो साबित नहीं कर पाए, और आप अगर सब वोट बीजेपी का उस EVM से निकल रहा तो मतदाता सूची खराब कराने का औचित्य क्या था, ये साधारण आदमी सोच सकता है। लेकिन जब आप EVM पे सफल नहीं हो पाए तो आपका अगला प्रहार। अब एक सवाल उठता है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष है चुनाव आयोग, निष्पक्ष है, ठीक है।
राहुल गांधी जब आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर वोट चोरी का, तो इनको अधिकार, उनसे एक चीज का प्रश्न पूछना चाहिए आपको कि 45 दिन जब चुनाव आयोग ने 1947 से लेकर अब तक नियम बना दिया कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो 45 दिन के अंदर आप दर्ज करो। आपको आपत्ति थी नहीं, आप 2 साल के बाद एक प्रकरण को इसलिए उठा रहे हो कि बिहार का चुनाव आ गया। विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तो उनसे आप हलफनामा दायर करने के लिए कह रहे हो या माफी मांगने के लिए? ये प्रोसीजर है। सेम आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया, वोट चोरी का आरोप उन्होंने भी लगाया, रायबरेली वायनाड की बात देखो उसका उसको कहीं आप और ले जा रहे हैं। उन्होंने उनके कहा, आरोप पर कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तो मतलब आप मानते हैं कि वायनाड और रायबरेली वोट चोरी नहीं हुआ है? नहीं, अब मानो तो जब चुनाव आयोग SIR इसीलिए तो कर रहा है, जब होगा तो पता चले उसी चीज को ठीक कर रहा है। जो चीज पे ये कहते हैं जो इनके समय से होता आया वो ना हो ना। बैलेट बॉक्स पे मोहर लगा देते थे, मतपेटी उठा ले जाते थे, छोड़ की डकैती नहीं थी तो क्या थी? आप पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस ने माफियाओं की सहायता ली, बाद में माफियाओं को टिकट दिया। अब पहले वो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलते थे, बाद में पॉलिटिकल पार्टी उनके पीछे चलने लगी। ये कांग्रेस की देन थी, उनकी जो समाजवादी या दूसरी प्रकार पार्टियां थी उनकी देन थी। अब माफिया को उसकी हैसियत बताने का काम योगी बाबा ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। तो अब इन सबको आपत्ति है कि जो इनके बॉस थे, जो इनको वोट दिलाने वाले लोग थे, अब वो नेस्त नाबूद हो गए हैं। जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं उसमें एक नाम का जिक्र आता है, अतीक अहमद। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल थी। पूजा पाल ने भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अच्छा, जो तारीफ करने वाला होगा उसे तारीफ कोई नहीं करेगा क्या? ठीक बात, तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपने मुझे न्याय दिलाया, और उस बयान के मुश्किल से चंद घंटों के अंदर ही समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि हमने पूजा पाल को फ्री कर दिया। क्यों, मतलब क्या देखते हैं? एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी हैं कि जिनमें भ्रष्टाचार की आलोचना करोगे तो बाहर, जिसमें राष्ट्र प्रेम की बात करोगे, अभी वो एक चौहान को भी तो निकाला ना, राष्ट्र प्रेम की बातें करने लगे, सनातन की बात करने लगे, निकाल दिया। और उसी तरीके से अगर आपने अपराधियों का विरोध किया, माफियाओं के खिलाफ बोल दिया, तो आप पार्टी से गेट आउट। क्या इसके पीछे कोई मुस्लिम वोट बैंक है? अब देखो, वोट बैंक बनाने की लोगों की प्रवृत्ति है, लेकिन अगर आप देखो हमारा मुस्लिम बंधु लाभान्वित कब हुआ है? 10 किलो राशन उसको योगी बाबा के, बीजेपी के, मोदी जी के समय मिल रहा है। उसको आज गैस का चूल्हा फ्री में मोदी जी के समय मिल रहा है। उसको फ्री में आवास, उसकी जनसंख्या से ज़्यादा 18% है, 25% उसको मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। हर घर नल की सुविधा उसको मोदी जी के समय मिल रही है। अब आप ट्यूबवेल से फ्री में जो सिंचाई की व्यवस्था मोदी जी के समय मिल रही है। उसको आज फ्री में 5 लाख रुपए की दवा का इलाज मोदी जी के समय में मिल रहा है। उसको आज कन्या के विवाह के लिए सरकार उसकी खर्चा मोदी जी के समय उठा रही है। आज किसान सम्मान निधि के नाम पर मुफ्त में उसको मिल रहा है। बच्चियों को मुफ्त में सरकारी स्कूल में पढ़ाने का लाभ आज मुस्लिम बंधुओं को बीजेपी सरकार में मिल रहा है। इनकी सरकार में क्या मिला? लगा लो गोल सी टोपी, आ जाए रोजा अफ्तार, जाके चुपचाप उनके साथ में बैठ जाओ अंगोछा ओढ़ के, और उनकी बात 2 दिन बोल लो और बाद में चाहो कि ये कभी मुस्लिम जो है पढ़ने ना पाए, वो कंप्यूटर उसके हाथ में ना आ पाए, वो जो है वो दरदोजी का और पंचर का काम आज से 2047 में करता था तो वो आज भी करता दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको आधुनिक प्रवेश में नहीं आने दिया। बीजेपी ने कहा कि दीनी शिक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं, आप 5 वक्त की अजान पढ़ते हो, 5 वक्त की अजान पढ़ो, लेकिन एक हाथ में पवित्र कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। क्या गलत कह दिया? जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वोट बैंक आपकी तरफ ट्रांसफर क्यों हो देखिए, रहा है? बीजेपी ने मुस्लिम को वोट बैंक नहीं माना, यही तो गलती है ना। इस भारत की व्यथा यही है। नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट? नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, हमें भारतीयों का वोट चाहिए, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है उनका वोट चाहिए। और मुस्लिम वोट ऐसा नहीं कि मिला नहीं है। कुंदरकी में 80% है, 75 से 80% मुस्लिम, वहाँ 1 लाख से ऊपर से जीत की बीजेपी आई है। रामपुर में बीजेपी जीत कर आई, जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र 65% के आसपास जिसमें था। आजमगढ़ में बीजेपी जीत कर आई, जहाँ 50% से ऊपर था। मीरापुर हम जीत के आए, अभी मिल्कीपुर हम जीत के आए। लेकिन ये सारे आंकड़े उपचुनाव के हैं। जब मुख्य चुनाव की बात आती है, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भाजपा जीती, मुख्य चुनाव की बात आई तो
हार हो गई? ऐसा देखो क्या है ना, धीरे धीरे मानसिकता का परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी हमेशा याद रखना, वोट मिलता है किसी का भी, किसी भी जाति धर्म की बात, ठीक। या नहीं मिलता ये विषय अलग है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय परंपरा, प्रेम और राष्ट्र भावना से कभी वो समझौता नहीं करेगी, वो किसी का तुष्टीकरण नहीं करेगी। हाँ, मुस्लिम की तुष्टीकरण की जगह पर वो सशक्तिकरण के लिए काम करती है, वो सशक्त बने, अब्दुल कलाम बने ना। हम लादेन बनाने के लिए थोड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर नहीं, उनके हाथ में कलम चाहिए, और इसके लिए काम करना है। ईदगाह होता है हमारे वहाँ, अब पता करो लखनऊ में जाके, जाते हैं जाते नहीं, मैं 98 से मैं ही जाता हूँ जी, बिल्कुल। और सब मानते हैं मुझे जो 27 वार्ड थे महापौर के, 25 में मैं जीत गया, जहाँ 80% मुसलमान हैं। आप उनके लिए जो सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस, आप जिसको देखो वो उनका दुरुपयोग कर रही है और उनकी मनोभावना से खिलवाड़ करती। बीजेपी का हुआ, अरे बीजेपी 11-12 साल से है केंद्र में, किसका नुकसान कर दिया? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, माफियाओं का नुकसान किया ना, लेकिन माफियाओं की जमीन की जगह, अब मैं कुछ माफियाओं का नाम नहीं, उनकी जमीन को जब कब्जे से हटा के दिया गया तो उसमें 65% मुस्लिम को ही मिला है, जो मकान बना के दिए। भेदभाव नहीं है, हाँ तुष्टीकरण तो नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन सपा तो यही आरोप लगाती है कि आप लोग लगातार हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। कभी नहीं, कभी आप नहीं, लोग कभी नहीं, रमजान और हनुमान चालीसा की बात करते हैं, कांवड़ की बात करते हैं। देखिए, अब कांवड़ यात्रा में क्या चाहते हैं? पत्थर चले। कांवड़ यात्रा में अगर पत्थर बरसने की जगह फूल बरसते हैं तो किसको आपत्ति है? लेकिन जुमे मुस्लिम को आपत्ति नहीं होती। जुमे की नमाज ये में कभी फूल मुस्लिम क्यों नहीं का बरसता? ठेका लेने वाले तथाकथित चंद नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को आपत्ति होती है। ठीक बात, कांवड़ में फूल बरसे किसी को आपत्ति नहीं, रमजान में अगर जुमे की नमाज पे फूल क्यों नहीं बरसता? क्या? अरे जुमे की नमाज में आप लखनऊ आके देखो ना, कितनी व्यवस्था, 40 दिन का ये चलता है। योगी जी कहते हैं सड़कों पर नहीं पड़ना है। नहीं, देखिए देखो, जो नियम जिसके लिए पहले से बने हुए उनका पालन होना चाहिए। जो चीज, अब नए जुलूस कोई नहीं कर सकता, नए, चाहे वो हिंदू का कोई कार्यक्रम है, अगर परंपरागत नहीं चल रहा तो नहीं हो सकता है। और आपको देखो जो मुहर्रम होता है, मैं महापौर था लखनऊ में, आकर देखो आप, एक सफाई गैंग परमानेंट हर जगह पे, जहाँ पर मजलिसें होती परमानेंट होता है। वहाँ पर आप कहते हो कि दुकानों पे क्यों लिखा जाता है कि वो फलाने की है, क्योंकि उनकी आस्था का सम्मान रखना है। उसी तरीके से जो हिंदू में कई लोग सुअर पालते हैं, सुअर मुस्लिम संप्रदाय में निषिद्ध है, तो पहले से उनको नोटिस दे दी जाती है कि भैया बाड़े में रखना, ये 40 दिन आपका निकल नहीं सकता बाहर, कि आप मस्जिद में कोई आवे। उनके लिए कैटल कैचिंग की टीम खड़ी होती है, जहाँ जाते हैं उनके लिए एक सफाई गैंग होता है, जहाँ मस्जिदें होती हैं, उनके जो सड़क का, गली का निर्माण करने की वो व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं, मुस्लिम के लिए भी किया जाता है, हिंदू के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप लखनऊ से आते हैं, आपने अटल जी से लेकर के राजनाथ जी का दौर देखा। हम अटल जी के किस्से सुनेंगे, उससे पहले एक दो छोटे छोटे राजनीतिक प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रश्न है, क्योंकि आप 2017 से 2022 तक उनके आप डेप्यूटी रहे। क्या गाहे बगाहे एक आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ ज़्यादा है, उनका बोलबाला ज़्यादा है? देखिए, मैं समझता हूँ एक सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी उभर कर आए हैं। एक कड़े प्रशासक के रूप में उनकी छवि है। आपने डे 1 से देखा है? मैंने देखा है जी। और सहृदय पुरुष भी हैं वो रूप भी मैंने देखा है। और निर्णय लेकर वो बदलते नहीं हैं, अडिग रहते हैं, और उसी के कारण एक सकारात्मक जो प्रशासनिक क्षमता है वो आई है। और ये बात सही होता है कि जब भी सत्ता होती है, हर चीज़ें संभव नहीं होती है। कुछ चीज़ों में जो लिबर्टी होनी चाहिए थी वो कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, तो उसमें कुछ शिकायत हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिन भर एक समय निर्धारित किए हैं दिन में कि वो विधायकों से भी मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मिलते हैं। इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसको दूर करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मतलब कई जगहों पर ये शिकायतें अरे लोग करते विपक्ष फैलाता है। हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। आप जब योगी सरकार 1 बना तो उसमें आप ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के तौर पर आपको जगह दी गई। उसके बाद धीरे धीरे एक पूरी लॉबी तैयार हुई कि योगी राज में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है,
मुख्यमंत्री योगी मैं आदित्यनाथ जब पर तक रहा तमाम तब तक तो ऐसी बात नहीं आई कभी। तमाम सोशल मीडिया पर ना, लोग ना। कहते हैं कि ठाकुरवाद का एक बोलबाला कभी है। नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है आपको? आप देखो ना, आप कोई आरोप लगाने के पीछे तथ्य भी तो होना चाहिए। अगर कहते मान लो ठाकुरवाद है, तो क्या ठाकुर कोई नाम ले लिया तो कोई खराब चीज़ हो गई क्या? अगर कोई योग्य है चलने वाला, लेकिन अभी तो कैबिनेट पे भी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक कैबिनेट में कोई है। आप उठा के देख लो, चीफ सेक्रेटरी ठाकुर नहीं है, गृह सचिव ठाकुर नहीं है, आपका मुख्य सचिव ठाकुर नहीं है। यही तो 3-4 चीज़ होती, फिर कहाँ से वाद आ गया भाई? ये वाद कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया वाद है। ये ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित, दलित, पिछड़ा, ये इसके आधार पर सरकार नहीं चलती बीजेपी की। बीजेपी में एक पारदर्शी सरकार है, सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलती है। आप खुद डेप्यूटी रहे हैं तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। योगी जी जब भी आजकल दिल्ली आते हैं ना, तो मीडिया से लेकर के पूरा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो जाता है कि क्या मतलब यूपी में सरकार बदल रही है, योगी जी को हटाया जा रहा है। मतलब भाजपा में संवाद होता है, कांग्रेस में विवाद होता है, और भाजपा में छोटा सा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति से संवाद करने की हैसियत रखता है। इसलिए कोई कयास लगाए, लोग जलते रहे, भाजपा के लोग काम करते रहेंगे। 2006 में आप मेयर बनते हैं लखनऊ के और 2017 तक आप रहते हैं। जब आप मेयर बनते हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बनती हैं और आपके अंतिम समय तक अखिलेश यादव रहते हैं। कैसी बॉन्डिंग रही बतौर मेयर इन तीनों लोगों नहीं, देखिए, राजनीतिक मतभेद तो चलते रहते हैं और थे भी। बहुत सारी विकास योजना में मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, कभी मुलायम जी लेकिन सपोर्ट बहुत सी चीज़ों में ऐसा भी था कि मैंने आग्रह किया तो माना भी। जैसे कोई किस्सा सुनाइए, कोई किस्सा सुनाइए। किस्सा मैंने एक बनवाना शुरू किया कि जानवरों के संरक्षण, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दिया, कुत्ते काट लेते थे। हाँ, ये बड़ा मैंने कहा कि हुआ। 3 जगह बंध्याकरण का मैंने हॉस्पिटल खुलवा दिया कुत्तों के लिए, कि उनका बंध्याकरण करके उनको वो किया जाए जिससे उनकी आबादी ना बढ़े। और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, उसको चाइना तक ने उसको एडॉप्ट किया कि ये जो है कान्हा ओपन होगा, उसमें गाय के लिए श्री कृष्ण गौशाला, सांड के लिए नंदीशाला, वहाँ पर कुत्तों के लिए भगवान भैरव की हमने सवारी माना उनको, तो उसका नाम रखा भैरव चरण श्वानालय, श्वान कुत्ते को कहते हैं। और बंदरों के लिए मैंने उसको बनाया हनुमान वाटिका, और सुअरों के लिए एक जो खाली जगह था जंगल टाइप का, उस 65 एकड़ की जगह पे उसको बाराह क्षेत्र कहलाया, बाउंड्री करा के। और जो एक झील पड़ी हुई थी उसको हम लोगों ने राधा सरोवर का नाम किया। और इन सब को बनाने के लिए हमने सिद्धार्थ पशु पक्षी उपचार केंद्र बनाया नादरगंज में, लखनऊ में। आदरणीय मायावती जी थी, उन्होंने कहा कैसे बन जाएगा ये वो तो थोड़ा सा नाराज हुई। बाद में उनको लगा, उन्होंने पता किया तो कि भाई मेयर द्वंद्व फंद नहीं करता और अच्छी चीज़ें लाता है, ऐसा किसी ने उनको बोला, और उनको ठेकेदारी से इससे कोई मतलब नहीं होता। तो उन्होंने जब पहले तो बंद करा दिया, बाद में देखा, उनका कि नहीं करो, ये तो अच्छा है। मैंने कहा करे कोई, लेकिन प्रोजेक्ट ये रहना चाहिए। जब बन के तैयार हुआ तो ये हुआ कि उद्घाटन कौन करेगा, तो ये हुआ कि अधिकारियों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी करने आएंगे। हमने कहा नहीं, मेरा भी तो अधिकार है भाई। तो तनाव रहा। हाँ। उद्घाटन के दिन मैं पहुंचना चाहता था, पहुंचा गया। बाद में मुझे सूचना दी गई कि नहीं, आप भी कर डालिए और ये आपका वो है। ये लोग समझते रहे। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से आया। हाँ जी। आदरणीय मायावती जी भी कई बार समझी, पहले बहुत चीज़ में, कई चीज़ में विरोध भी किया, लेकिन कुछ चीज़ों पर उन्होंने समझ के सकारात्मक रूप भी, एक सम्मान का रूप भी अदा तीनों किया। बेहतर कौन रहा? और फिर एक मुलायम सिंह जी का किस्सा बता रहा हूँ। बिल्कुल। लोगों ने कह दिया कान्हा ओपन तो ऐसा बना दिया है, तो बड़ा इतना नगर निगम ने इसे कैसे कर दिया, कि कुछ करते हैं। ठीक बात। आदरणीय मुलायम सिंह जी वहाँ पर चेकिंग करने खुद पहुँच गए, तो बड़ा सनसनी की मुलायम सिंह जी गए, उसमें देखें क्या हुआ क्या, जबकि बनवाने से उससे हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं था। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने जब देखा और कॉन्सेप्ट समझा, उनका लगाओ मेयर को फ़ोन, तो सीधे फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि अपना परिचय दे के जब उसने कहा कि बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो मैं जान गया कि कोई भी शिकायत होगी कुछ, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको आदरणीय नेताजी के नाम से मैं भी कहता था। तो कहा भाई साहब बोलिए। तो उन्होंने कहा यार तुमने मेयर साहब बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, तबीयत खुश हो गई मेरी, तुमको बहुत आशीर्वाद है, और तुमने कैसे ये सोच करके रखा गाय का कैसे चारा चलेगा। हम कहा गाय को लेने के लिए मेरे पास 1 दर्जन लोग का नाम है जो फ्री में गाय के लिए भोजन देना चाहते हैं, तो मैं क्रमवार दे रहा हूँ। त्रिवेणी अलमेरा वालों को दिया है, वो 2 साल वो चलाएंगे, कह रहे मैं किसी को नहीं दूंगा, 2 साल बाद और आएंगे। कुत्तों के लिए अभी से भगवान भैरव का वो मान के सगुन देने के लिए भी कम से कम 60-70 लोगों का आया है, और साढ़ों को देने के लिए भी भगवान शंकर सवारी करके वो भी हमारे पास दर्जनों लोगों का नाम है। कुछ अपना खर्च नहीं, समस्या यहाँ की चली जाएगी। उनका मैं पूरे प्रदेश में लागू करूँगा। तो हम अपने अधिकारी भेजते हैं, तुम जरा बताओ ये कान्हा वन प्रोजेक्ट क्या है। वो आए, उनके अधिकारी आए मेरे पास में, लेकिन उन्होंने लागू भी किया कुछ शहरों में, बहुत मैंने किया। लेकिन मैं योगी जी को बधाई दूंगा कि योगी जी ने उस कान्हा ओपन योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया, गौशाले हर पंचायत स्तर तक बनवाए। अखिलेश जी से कोई इस तरह का कोई किस्सा या तकरार ही रही? नहीं, देखिए तकरार, राजनीति में तकरार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गोमती तटों का जब सौंदर्यीकरण कर रहे थे जी, तो मैंने कई जगह पे गोमती तटों पर जैसे खाटू श्याम वाटिका है, मनकामेश्वर वन है, हाँ, श्रद्धा उपवन है, झूलेलाल वाटिका, इन सबका मैंने निर्माण फ्री में कराया था जब महापौर था जी। तो वो कुछ अपने हिसाब से करना चाहते थे। उन्होंने कहा, उनके अधिकारियों ने कहा नहीं साहब आप माने न माने ये सब फिर से किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। लेकिन फिर उनको किसी ने बताया कि साहब शर्मा जी ने बड़े मनोयोग से किया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जैसा वो कहें फिर करना, ऐसा पूछ के फिर उन्होंने कहा। मतलब तो कोई सम्मान था एक। सम्मान निश्चित रूप में, कुछ चीज़ों पे टकराव भी हुआ, लेकिन वो माननीय कोर्ट ने जैसे अवस्थापना निधि को लेकर था, उन्होंने महापौर के अधिकार छीन लिए थे, कोर्ट ने उसको लागू कर। अब आते हैं अटल जी के क्योंकि आप का बेहद जो है करीबी संबंध रहा, और मुझे लगता है कि शायद अटल जी जब भी चुनाव लड़े होंगे तो मुझे लगता है आप उनके लिए एक कार्यकर्ता के जैसे, एक परिवार के सदस्य जैसे आपने लखनऊ की गली गली घूमा होगा, प्रचार किया होगा। फिर आप ही के देखते देखते अटल जी के बाद राजनाथ सिंह वहाँ के सांसद होते हैं और केंद्र के बड़े मंत्री होते हैं। फिर अटल और आडवाणी वाली भाजपा से लेकर के आपने नरेंद्र मोदी और शाह वाली भाजपा दोनों को। अब दो आपके प्रश्न में एक वाक्य कॉमन है जी, हमने अटल जी के साथ भी काम किया है। सुंदर सिंह भंडारी जी, जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उत्तर प्रदेश युवा मोर्चे का वो छोटी उम्र में बन गया था। कुशवाहा ठाकरे जी के साथ भी काम किया। आदरणीय नानाजी देशमुख का भी सानिध्य प्राप्त किया है, मतलब साथ काम तो नहीं लेकिन सानिध्य प्राप्त किया है। और आदरणीय मोदी जी, उस समय मैंने उनके साथ काम किया जिसमें वो युवा मोर्चे के यानी मोर्चों के प्रभारी हुआ करते थे, राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो उस दौर में भी मैंने उनके साथ में 90s के दौर में काफ़ी समय तक काम किया है। और अटल जी को मैं कह सकता हूँ कि मैं पुत्रवत काम करता था उनके साथ। उनका स्नेह प्यार जैसे एक पिता का पुत्र के साथ होता ना, उस तरह होता था। बेटा खाना खा लिया कि नहीं खाया, हर दिन इसको खाना पहले उसको खिलाओ। अगर खाने पे बैठे मैं वहाँ हूँ तो बगैर 2 ठो कचौड़ी मंगाते थे ज़्यादा, तो वो खिलाए बगैर मानते थे। वाजपेयी की मत भी आती तो नेत्राम की भी चुपचाप से आ जाती थी। और जो ठंडाई थी, हाँ, तो बगैर भांग वाली तो वो चौक से राजा के वहाँ से आती थी। तो दूध की बर्फी जो है वो त्रिवेदी मिष्ठान भंडार था नहीं है राजा बाजार में, वो उनको बहुत पसंद था। वो मेरे पिताजी भी उनके लिए ले जाते थे। और आम की खीर वो बाबूलाल हलवाई ऐशबाग की खाते थे। तो बहुत स्नेह मिला मुझे बचपन में। कई बार उनको भोजन कराने का जमीन पे बैठ के, वो मेरे घर में जमीन पे। डिफरेंस क्या है अटल जी और मोदी जी में? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, मैं तो कहूँगा कि अटल जी का ही अंश मोदी जी है। और अटल जी के सिद्धांत, अटल जी क्या था, चतुर्भुज योजना। हाँ, तो पहले 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, आज वो 40 किलोमीटर के आसपास सड़क प्रतिदिन बन रही। जो चारों तरफ आप हाईवे देख रहे हो, आप एक्सप्रेस वे देख रहे हो, अटल जी की तो योजना है ना, मोदी जी पूरा कर रहे हैं। चलिए अब इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। आपने समय दिया है, कुछ छोटे छोटे सवाल, उसके छोटे और सटीक जवाब।
2027 में अखिलेश यादव के पीडीए का भारतीय जनता पार्टी कैसे सामना करेगी? पीडीए नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में देखिए तो भी पीडीए का वास नहीं है पूरे परिवार के में। पीडीए केवल एक चुनावी शगुफा है। तो मतलब सामना कैसे करेंगे? मतलब आपको लग रहा है कि सामना की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना कि पीडीए में उनके साथ जो साथ छोड़ने वाले हैं वो पीडीए वाले हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। मायावती और अखिलेश में बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? नहीं, दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। योगी और मोदी में ज़्यादा प्रभावशाली आज के समय में ना व्यक्तित्व ना किसका है? मोदी जी के रास्तों पर योगी जी चल रहे हैं। आपके प्रदेश के दो आपके जूनियर डिप्टी लोग हैं, केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी। केशव जी तो आपके साथ रहे, दोनों बेस्ट कौन है? ना, दोनों मेरे छोटे भाई। केशव जी मुझसे काफ़ी, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो उसमें वो विश्व हिंदू परिषद का काम कर रहे थे और बाद में फिर शायद संभवतः मंडल में या इसमें काम किया होगा। मुझसे उम्र में भी छोटे थे थोड़े, 2-4 साल, तो 2-3 साल तो छोटे होंगे ही। और ब्रजेश जी मेरे साथ में विश्वविद्यालय के दौर से रहे और दोनों मेरे प्रिय भी हैं और छोटे भाई की तरह हैं। अटल जी और राजनाथ जी में लखनऊ का बेहतर सांसद कौन? राजनाथ जी अटल जी के वरद पुत्र हैं बेहतर सांसद के और तौर पे कौन इस था? लखनऊ को अटल जी ने सजाया संवारा, लालजी टंडन जी ने उसको बरकरार रखा और राजनाथ सिंह जी ने उसमें समृद्धि कर दी है। यानी विकास का एक नया युग का समावेश लखनऊ की स्थिति में करने वाले का नाम आदरणीय राजनाथ सिंह जी है। और मोदी जी में और अटल जी में बेहतर पीएम कौन? मैंने कहा ना, मोदी जी का अंश हैं। ये लोग अंशावतार शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मोदी जी को अगर उनकी कार्य पद्धति को देखो तो उसमें अटल भाव दिखता है। आप अलग करके क्यों देखते हो? शरीर का एक अंग है ना, एक वृक्ष की डालियां हैं। अमित शाह जी को लोग सरदार पटेल से तुलना करते हैं, लौह पुरुष से, लगता है? देखिए, उनका जो दृढ़ निश्चयी भाव है वो मुझको एक बेहतर गृह मंत्री के रूप में, एक प्रशासक के रूप में अमित जी को पूरे देश की जनता जानती है। और मैं समझता हूँ कि इतना दृढ़ निश्चयी गृह मंत्री आदरणीय सरदार पटेल जी का तो कोई तुलना का मैं भाव नहीं रखता हूँ कहीं से, लेकिन जिसको कहें सर्वोत्तम गृह मंत्रियों में से अगर मुझे देखना होता तो मैं उस रूप में देखता तो अडवाणी जी कहाँ आएंगे? अडवाणी जी हमारे पितृ पुरुष हैं। बतौर गृहमंत्री पिता से बेटे की तुलना थोड़ी होती है। अमित शाह बेटे हुए। अडवाणी जी का जी। एक अलग रोल रहा है। जो प्रतित्व भाव है अडवाणी जी का, वो और जो आपका कहते हैं सरदार वल्लभ पटेल का जो प्रतित्व स्वरूप है वो अमित शाह जी में समावेशित है। क्या उनमें कुछ गुण सरदार पटेल के हैं, कुछ गुण अडवाणी जी के हैं और सहनशीलता का भाव अटल जी का है। ये 3 त्रिवेणी का भाव हमारे गृह मंत्री में है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का फायदा नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में देखो खासकर क्या है ना, बीजेपी ने कभी राम मंदिर को मुद्दा ही नहीं बनाया। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, बीजेपी के लिए आस्था का प्रश्न रहा है। वो आस्था थी, वो आस्था है, वो आस्था रहेगी। चलिए, आपने समय दिया डॉक्टर साहब, हर मुद्दों पर आपने बेबाकी से जवाब दिया। बाकी जनता पे छोड़ देते हैं कि आपको हमारे सवालों के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो जवाब दिए कैसा लगा, क्योंकि हमने लगभग हर मुद्दे को कवर करने की कोशिश की है। हमने लखनऊ के इतिहास में भी थोड़ा सा झांका, अटल जी के किस्से भी सुने और साथ ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों की, खासकर ये बड़ी बात है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुलायम सिंह यादव से जुड़ा किस्सा हो या मायावती से जुड़ा किस्सा हो या अखिलेश यादव से जुड़ा किस्सा हो, उसको साझा करने में उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। और यही शायद हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, खासकर तब जब आप मुद्दों की राजनीति करें और मुद्दों पर किसी भी विपक्षी नेताओं की आप तारीफ करें, क्योंकि मुद्दे अपनी जगह हैं, ये देश हमेशा रहेगा और इस देश के जो नेताओं के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। उसमें पार्टी हित से और पार्टी प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों का जवाब डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा इंटरव्यू दमदार लगा होगा। जी, आपको बस मैं आपके अंतिम वाक्य को विश्लेषित करता हूँ, समय का अभाव नहीं, बिल्कुल नहीं। समय चलायमान है, गतिमान है और जो लोग भूत में खोते हैं वो वर्तमान में असंतुष्ट होते हैं। जो खाली होते हैं उनमें विसंगतियाँ आती हैं। इसलिए मैं खाली कभी नहीं रहता हूँ, निरंतर व्यस्त रहता हूँ और जो व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। और जो भूत में खो जाता है
वो भविष्य के प्रति आशंकित रहता है, और जो वर्तमान को अच्छा करता है उसका भविष्य अपने आप में अच्छा हो जाता है। मैं वर्तमान पर विश्वास रखता हूँ, और ये वर्तमान का जो समय मैं सबसे कहूँगा यह अमूल्य है। इसलिए वर्तमान समय को अच्छा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रह के अपने देश की सेवा में सब लोग लगे। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था और मुझे आनंद आया। बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए दैनिक जागरण।